तेरियां मुहब्बतां ने मारी दिता ओ चेते जे तू आंदी ता पसीना पुंदा ओ इश्केरा रोग कमी ना चंबा तो म्यूजिक के हिसाब से बहुत रिच माना जाता था। म्यूजिक के नाम पे हम किसी से समझौता नहीं कर सकते। म्यूजिक के सर जो कि शायद मूवीज में भी गए हैं। सक्सेस ऐसा कि आप डीजे लगाओ, आर्टिस्ट मत बुलाओ, उससे ज़्यादा सक्सेस हो जाए। नहीं, आपको लगता है इस लेवल के आर्टिस्ट आते हैं मिंजर में? नहीं आते ना, बिना ऑडिशन वाले हैं वो भी गा रहे हैं वहाँ पे। 50 साल से ऊपर तो 50 साल का एक्सपीरियंस है, बुरा तो लगेगा अगर म्यूजिक के खिलाफ कुछ गलत होगा तो। वहाँ पे तो वो भी आ जाते हैं ना कि जो कि गाते नहीं। एक शाम में 5-7 से ज़्यादा सिंगर्स नहीं होने चाहिए और यहाँ पे सैकड़ों होते हैं। आया बसो आओ माए पंजे सते, स्टेज पे जाके ऊट पटांग करते हैं। ये हमारी ऊट पटांग लाइक की क्या? ऊट पटांग, ऊट पटांग मतलब यह है कि आपको खाली पब्लिक को नहीं, वो संगीत का बहुत बड़ा नुकसान है। फिर 92 में मिंजर में मेरे को पहली बार बुलाया गया। दिल्ली के एक इवेंट के बारे में सुना था आपका, जो आपने उस समय के राष्ट्रपति के समक्ष करा था। उसके तो मेरा पहला कैसेट 1983 में आया। जय श्री राम दोस्तों, तो आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर विराजमान है जो कि ना बल्कि चंबा के पहले सिंगर थे बल्कि हिमाचल के पहले सिंगर थे जिन्होंने म्यूज़िक को कमर्शलाइज़ किया था, और जितने भी आज सिंगर है वो इनको लेजेंड मानते हैं। तो हमारे साथ हैं पीयूष राज सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। हम भी बढ़िया। सर आप बताना अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा, कहाँ से आप इंस्पायर हुए, कहाँ से आपने म्यूज़िक सीखा और कैसे आपकी जर्नी रही है यहाँ तक की? मैं थोड़ा इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी पैदाइश चंबा की है और चंबा और आसपास का जो भी पूरे टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल है और यहाँ पे फोक का बड़ा बोलबाला था। पहले बहुत ज़्यादा था, आजकल थोड़ा कम है। तो आजकल जो फोक है थोड़ा सा अब ओरिजिनल से हट के, तो लेकिन पहले बहुत अच्छा माहौल होता था। तो घर घर में सिंगर्स थे बहुत अच्छा गाने वाले, जिनको कि सुन के मैं इंस्पायर हुआ, सीखा हूँ। मेरे घर में भी लोग बहुत अच्छा गाते थे, मोहल्ले में भी, पूरे चंबा में। तो बहुत बढ़िया माहौल था। तो नेचुरली उस चीज़ से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैं फिर प्रोफेशन में आया। आपकी फैमिली में इससे पहले कोई सिंगर था जिसने प्रोफेशनल गाया हो या कुछ प्रोफेशनल किया हो? नहीं, प्रोफेशनल गाने वाला कोई नहीं था, लेकिन अच्छा गाने वाले बहुत थे। अच्छा गाने वाले बहुत थे। मेरे ग्रैंडफादर अच्छा गाते थे, मेरे मम्मी डैडी भी अच्छा गा लेते हैं, सभी सुर में। स्टेप बाय स्टेप जर्नी बताना, किस उम्र से आपने शुरू किया, कहाँ आपको लगा कि मुझे प्रोफेशन में जाना चाहिए और कैसे जर्नी रही आपकी, अगर स्टेप बाय स्टेप आप बताना चाहो। तो जैसा कि मेरे पेरेंट्स का कहना है कि बहुत छोटा था तब से गाना शुरू कर दिया था। मतलब आपको भी याद नहीं है किस उम्र से, है ना? हाँ, नेचुरली वो जो नेचुरल गॉड गिफ्ट होता है ना, तो गॉड गिफ्ट मिलता है इंसान को, फिर उसको आगे जाके वो सीखता है तो फिर वो पॉलिश हो जाता है। जब बच्चे की तारीफ होनी शुरू हो जाती है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल में जाके टीचर्स को पता लगता है कि फ़लाँ बच्चा अच्छा गाता है, तो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ रहती हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है बच्चा, टूर्नामेंट्स में, बाल सभा में। तो ऐसे ऐसे करके आपकी ग्रूमिंग हो जाती है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और आपने संगीत की शिक्षा ली है या फिर नहीं ली? मैंने चंबा कॉलेज से ग्रेजुएशन करी और फिर संगीत भी था सब्जेक्ट, लेकिन संगीत को सीरियसली सीखने के लिए किसी गुरु के पास जाना ज़रूरी था। तो उसके लिए मैं फिर यहाँ से दिल्ली चला गया। मैं 1983 में 1983 में आप दिल्ली गए थे? दिल्ली गया और वहाँ पे जाके मैंने सीखना शुरू किया
वहाँ पर किसके पास आपने मेरे सीखा? गुरु जी श्री एल के पंडित जी मेरे गुरु हैं, और वो ग्वालियर घराने के बड़े नामी पंडित कृष्ण राव शंकर राव पंडित जी के बेटे अच्छा। हैं। कितना समय आप वहाँ पर रहे थे और कितना समय तक आपने वहाँ पर सीखा था? मैं 4-5 साल गुरु से सीखा, और उसके बाद अभी भी रिश्ता तो है ही, आना जाना लगा रहता है उनके पास। और सीखने की जहाँ तक बात है, हम हर किसी को सुनते हैं, उससे सीखते ही हैं। सीखने की जो उम्र होती है वो कुछ नहीं होती, और वो आप ये भी कह रहे हैं कि हमने बच्चों से भी सीखते हैं। और लेकिन आज क्या संगीत को सीखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? क्योंकि आजकल कुछ ऐसे भी सिंगर होते हैं जो कि जिन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो अच्छा गाते हैं और अच्छा आज नाम कमा रहे हैं। उसमें 2 किस्म के लोग आते हैं। एक तो जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, अच्छा गाते हैं। एक वो होते हैं जो गॉड गिफ्टेड नहीं भी होते, लेकिन फिर भी अपने प्रोग्राम भिड़ा लेते हैं, है ना। तो वो संगीत का बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे लोग अगर इसमें सिंगिंग में आ जाएंगे, जो कि खाली पैसे के ज़ोर पे या सिफारिश के ज़ोर पे अपने प्रोग्राम करवा लेंगे, तो उसमें क्या है कि जो अच्छा टैलेंट है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। क्योंकि जहाँ पे अच्छा टैलेंट होता है, शायद वो लोग इतने चालाक नहीं होते कि किसी न किसी तरह सिफारिश लड़ा के या वो करके प्रोग्राम ले लिया जाए। तो ये सब बातें हैं, अच्छी बुरी। चलो इन बातों पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपकी पूरी जर्नी को जानना चाहेंगे कि आखिर आपने पहला गाना कौन सा निकाला, कब निकाला, कैसे निकाला, वो समय कैसा था और अब का समय? तो मेरा पहला कैसेट 1983 में आया, तो वो हिमाचल का भी पहला कैसेट था। और उसमें मैंने ये मतलब उस कैसेट से ही जो म्यूज़िक था वो कमर्शलाइज हुआ था? हाँ, उससे पहले इतना नहीं था। पहला कैसेट था तो नेचुरली लोगों ने बहुत सुना। कब आया था वो? 83 में, 1983 में। तो बहुत अच्छा रहा उसका भी एक्सपीरियंस, लोगों ने बहुत पसंद किया, और पूरे हिमाचल में उसको पसंद किया गया। 1983 उसका नाम क्या था उस कैसेट में? ऋतुरंग उसका नाम था, क्योंकि उसमें ऋतुओं के गीत थे, ज़्यादातर सावन ऋतु के गीत थे, तो इसलिए उसका नाम मैंने ऋतुरंग रखा था। कैसेट को रिलीज़ करने का क्या प्रोसेस रहता था? जैसे अब जो म्यूज़िक रिलीज़ होते हैं वो आमतौर पर यूट्यूब पर ही होते हैं, एक रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग होती है एंड देन रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जब कैसेट रिलीज़ करते थे वो क्या सिस्टम रहता था उस समय? कैसेट कैसा होता था, या तो कंपनीज आपको स्पॉन्सर करती थी, कंपनीज आप पे पैसा लगाती थी, और दूसरा ये था कि खुद पैसा लगा के कैसेट निकाल लो। तो उस वक्त लाइव सिस्टम होता था। आजकल जैसे होता है ना कि ट्रैक बन जाता है, कभी ढोलक डब हो रही है, कभी गिटार डब हो रही है, कीबोर्ड डब हो रहा है, अलग अलग ऐसे करके मिक्सिंग कर ली जाती है। उस वक्त लाइव चलता था, 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी, और वो उसमें फील बहुत अच्छा आता था, नेचुरल फील आता था उसमें। पहला कैसेट तो था ही, उसके अलावा लोगों की पसंद भी थी वो। तो मैंने बड़ा सोच समझ के ऋतुरंग, मैं चाहता था, उस वक्त मेरी छोटी एज थी, उस वक्त मैं कोई दूसरा भी उस समय आपकी एज कितनी थी लगभग? मैं 22 साल का था उस वक्त। 22 साल के थे, और आपने पहला गाना उस समय निकाला था। उसके बाद फिर आपने लगातार गाने निकाले या? उसके बाद मैंने हिमाचली लोकगीत निकाला 84-85 में, हिमाचली लोकगीत। फिर उसके बाद 88 में HMV ने मेरा नंबर बनाया, तो उसमें अभी जिनकी डेथ हुई, चरणजीत आहूजा साहब, जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, पंजाब के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उनसे उन्होंने म्यूज़िक किया मेरे HMV के नंबर का। तो उसमें चंबा के बड़े ऐतिहासिक सॉन्ग गाए मैंने। शिव कैलाशों के वासी उसमें गाया। अच्छा। उस वक्त 88 में शिव कैलाशों के वासी गाया, राजा तेरे गोरखे ने। ये पहली बार आपने ही गाया था शिव कैलाशों के वासी? कैसेट में मैंने ही गाया था, लेकिन इससे पहले ही आकाशवाणी से गाया जाता था। बहुत सारे लोगों ने गाया होगा, तो कैसेट में गाने वाला मेरे ख्याल में पहला सिंगर था। आकाशवाणी में भी गाया आपने? आकाशवाणी मैंने 1983 से गा रहा था। पहले मैं शिमला से गा रहा था, उसके बाद जब मैं 83 में ही जब
एक आध प्रोग्राम शिमला से करके मैं जब दिल्ली चला गया, तो दिल्ली जाके फिर मैंने दिल्ली रेडियो से गाना शुरू किया। दिल्ली के एक इवेंट के बारे में सुना था आपका, जो आपने उस समय के राष्ट्रपति के समक्ष करा था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, क्योंकि मुझे गज़लों का भी बहुत शौक़ है, तो गज़लें मैं आकाशवाणी से गज़लें भी और फोक भी गाया करता था। तो मुझे कोई वहाँ पे कंपनी मिल गई, कोई जिसने स्पॉन्सर किया मेरा प्रोग्राम, और क्योंकि मेरी किसी तरह मेरी जान पहचान ज्ञानी जैल सिंह जी तक भी थी, तो एक परिवार था जो मेरा समझो अपना ही परिवार बन गया था, तो उनकी जान पहचान थी, तो उनकी वजह से ज्ञानी जैल सिंह मेरे प्रोग्राम में एज चीफ गेस्ट आना उन्होंने मंजूर किया। 2 घंटे तक राष्ट्रपति ने अपना आपका प्रोग्राम देखा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो भी बड़े अच्छे लिसनर थे। ज्ञानी जी बहुत अच्छे लिसनर थे। उन्होंने 2 घंटे बैठ के आशीर्वाद दिया मेरे को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने उस समय? तो उनका यही था कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इस गज़ल में म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए और ज़्यादा सिंगिंग पे हावी ना हो। जैसे ब्याह शादियों में उन्होंने जिक्र किया कि ब्याह शादियों में इतना शोर होता है कि सुना ही नहीं देता कि सिंगर गा क्या रहा है ना। तो वहाँ पे ख़ास करके डांस वांस का ही माहौल होता है। ये प्रोग्राम कब हुआ था? 89 में। 89 में हुआ था। 92 में मिंजर में मेरे को पहली बार बुलाया गया। मिंजर में पहली बार आपने 1992 में गाया था ना? हाँ, तो उसमें बुलाया गया। बहुत अच्छा माहौल रहा रात को। उस वक्त 10 मिंजर शायद 12 बजे तक होती थी या फिर नहीं 10 बजे तक? कोई लिमिट नहीं थी। कोई लिमिट नहीं थी उसमें? हाँ, तो मैं 2 बजे तक गाया था। 2 बजे तक रात के? हाँ, मुझे कितने बजे से गाया था? 11:30-12 बजे स्टेज मिली थी, 11:30 के आसपास, और 2 बजे तक मैं गाता रहा उसको। तो उस वक्त आजकल जैसे लोग, पीछे वाले लोग जो होते हैं वो मूड में होते हैं नाचने के, तो उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त सारे लोग जो नाचने वाले आगे नाचते थे। नाचने वाले इस समय मिंजर में आगे नाचते थे? हाँ। और पीछे फिर लोग? तो इतना मतलब ऐसा नहीं था जितना आजकल सिक्योरिटी ये सो वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं था। जब 1992 में गाया था पहली बार स्टेज पर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पर? बहुत बढ़िया, क्योंकि उससे पहले मुझे बहुत जगह गाने का मौका मिला। उससे पहले मैं दिल्ली जाने से पहले साउथ का भी टूर किया था हमने, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, साउथ का पूरा केरल, तमिलनाडु हम 1 महीना रहे थे। डेली एक जगह शो करते थे, तो वो लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हम गए थे। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, लेकिन अपने शहर में, अपनी जन्मभूमि पे, अपनी स्टेज पे, अपने लोगों के सामने और अपना कल्चर वहाँ पे पेश करना, तो ये एक बड़ा जैसे सपना साकार होने वाली बात थी। हाँ, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अप्रिशिएट किया था। ये जानना चाहेंगे कि आप YouTube पर पहली बार कब आए थे, और YouTube पर आपने पहला गाना कौन सा रिलीज़ करा था अपना? YouTube पर देखिए, YouTube में मेरे जो गाने हैं वैसे तो 2007-8 से भी आ गए थे, और मैंने एक जय जय मणि महेश करके एक वो किया था, ऋतुरंग। वैसे तो मैं पहले ऋतुरंग, तो उस टाइम YouTube नहीं होता था। जी, उस टाइम नहीं था। 88 में भी नहीं था। 2005 समथिंग में YouTube आया। तो उसके बाद वो YouTube पे जो मेरे गाने वही आए, अनहद की तरफ से जो आए, बंजारा जब मैंने गाई। बंजारा पहला गाना था। हाँ, बंजारा जब गाई तो बंजारा के गाने मेरे YouTube पे आए। वो भी 8-9 गाने थे, बहुत लोगों ने पसंद किए हैं। आया था जिंदे आया, बंजारा, धारे जोगिया, बुसवा, ये सब बहुत अच्छे गाने थे उसमें। तो जो ऋतुरंग पहला गाना था आपका, उसकी कुछ लाइनें आप यहाँ पर गाना चाहोगे अगर? हाँ, उसमें गाना था, सारा सीजनल था, जो खाली सावन में ही गाए जाते हैं। तो उसमें था जैसे
सावन आयो आयो रे सावन आयो आयो रे सैया डोरा लाया बदरा मेरा पिया परदेस सैया बदरा मेरा पिया परदेस। इस किस्म के गाने थे। और जो बसुआ गाना था उसका अगर कुछ लाइनें आप कहना चाहोगे, गाना चाहोगे? बसुआ गाना एक ट्रेडिशनल गाना है यहाँ का, और एक पुरानी कोई स्टोरी है। तो उसमें ये एक लड़की की व्यथा है जिसकी शादी हो जाती है तो ससुराल में उसको मायके जैसा प्यार नहीं मिलता है। और बसोआ जो त्योहार होता है ये बेटियों का ही त्योहार होता है। अच्छा। तो बेटियां जो जैसे चंबा का ही त्योहार है या पूरे हिमाचल में मनाया जाता है? अपनी अपनी जगह अलग तरीके से मनाया जाता होगा, लेकिन वो जैसा जब पंजाब में जो होते हैं ना बैसाखी, तो ये उसी टाइम का है। तो बसोआ हमारे यहाँ अलग टाइप से मनाते हैं। तो इसमें पिंदड़ी बनाई जाती है उसकी कोदरे के आटे की, और छाछ के साथ खाई जाती है, गुड़ और छाछ के साथ। और बेटियों को स्पेशली बुलाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, वो बड़ी खुशी खुशी आती है। तो वो इस गाने में जो कैरेक्टर है, जो लड़की है, तो उसे बुलाया नहीं जाता। अच्छा। क्योंकि उसकी माँ नहीं होती, उसकी स्टेप मदर होती है। आया बसोआ माए पंजे सते, ओ मेरे घरेरा सादाने आया ओ मेरे घरेरा सादाने आया पिंदड़ी ता पिंदड़ियो माए अपू खाए। क्या बात है सर, इमोशनल माहौल बन गया वैसे भी। और ये हमें आगे ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये एक जगह पे स्टक ऑफ हो बिल्कुल जाए। ले जाना चाहिए। यही मेरी सबसे आज का जो म्यूज़िक का जो माहौल है, तो मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जितने भी सिंगर्स हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो किसी से कर ही नहीं सकते, कि इतना अच्छा कल्चर हमारा होते हुए हम स्टेज पे जाके ऊट पटांग करते हैं। ये हमारी ऊट पटांग लाइक की क्या? ऊट पटांग मतलब यह है कि आपको खाली पब्लिक को रिझाना है। पब्लिक भी वो पब्लिक जिसका कि म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, असली सुनने वाले तो आपके पास आके बैठेंगे नहीं। 5-6 बजे यहाँ पे कुंजड़ी मल्हार शुरू हो जाता था, उसको आजकल कोई नहीं सुनता। जब ये कुंजड़ी मल्हार तो वो चंबा चौगान में बुजुर्ग आ जाते थे सुनने के लिए, ठीक है। तो उसके पहले ही मतलब 2-3 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है इतना लंबे प्रोग्राम करने की? मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि क्या ज़रूरी है कि सारे, ये कोई वो थोड़ी है कि तो रेवड़ियाँ बांटने वाला सिस्टम हो गया है ना। 2-2 मिनट के लिए आप गाने के लिए दे रहे हो, और सभी जो लोग हैं वो पॉलिटिकली आ जाते हैं। एक वो जो एक कई तो फ़ोन पे ही आ जाते हैं। हालांकि 1-2 ऑडिशन मैंने भी किए यहाँ पे, तो मैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन वाले भी आ जाते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य है हमारा। इसमें पॉलिटिकल अप्रोच भी चलती है लोगों की। पॉलिटिकल अप्रोच ही चलती है, तो इस मामले में नहीं, तो पॉलिटिकल अप्रोच नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। डिज़र्विंग है उसको मिलना चाहिए इस समय। डिज़र्विंग अगर मिले, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक शाम में 5-7 से ज़्यादा सिंगर्स नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे सैकड़ों होते हैं एक शाम में, एक दिन में। तो आपने 6 बजे प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है, आधा घंटा कुंजड़ी मल्हार हो गया, या 1 घंटा सुनो उनको, ठीक है जी।
7 बजे से 8 बजे 2 सिंगर, 8 बजे से 9 2 सिंगर, 4 हो गए, और 9 बजे मेन सिंगर आ गया 10 बजे तक। कितने आर्टिस्ट, कितने सिंगर हुए? 5 सिंगर। इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है मुझे बताइए। पर फिर जो ऑडिशन करके आए होते हैं उनको भी टाइम देना होता है ना उनको। ऑडिशन करके आए होते हैं तो यही तो गलत है ना, यही तो गलती है कि वहाँ पे तो वो भी आ जाते हैं ना कि जो कि गाते नहीं है। ऑडिशन करके ऑडिशन वालों को पूछता कौन है? कई बार वो बिना ऑडिशन वाले हैं वो भी गा रहे हैं वहाँ पे। लेवल भी तो देखना चाहिए ना। नहीं, अगर आप देखिए, अगर फर्ज करो या तो आपका मिंजर है, आपने उनको सरकार की तरफ से क्या बोलते हैं चंबा में भोजड़ू दिलवाना है, ठीक है? भोजड़ू पता है ना क्या होता है? जो बच्चों को दिया जाता है, बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। तो फिर तो वैसा सिस्टम रखो। अगर आपने आर्ट के नाम पे इंटरनेशनल मिंजर फेयर करना है, इंटरनेशनल जिसका नाम है, बिल्कुल, या वो मिंजर फेयर हो, चाहे कुल्लू का दशहरा हो, चाहे शिवरात्रि हो, मंडी की कुछ भी हो, तो आपको उस लेवल के आर्टिस्ट लेके आने चाहिए। नहीं, आपको लगता है इस लेवल के आर्टिस्ट आते हैं मिंजर में? बिल्कुल आ सकते हैं। वो उनकी आते हैं, आ नहीं सकते? नहीं आते ना, नहीं आते ना। यहाँ तो वही आते हैं जिनकी अच्छी पैठ होती है। लोकल हैं जो हमारे हिमाचली, उनको ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए एज कम्पेयर टू जो बाहर होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर अच्छे सिंगर्स आप लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट को बोलिए, उनके पास अच्छे सिंगर्स होते हैं या उनके द्वारा चुने जाने चाहिए। आप हमें प्रोग्राम मत दो, हमें सिर्फ डिप्यूट करो कि आपने हिमाचल में या जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो सिंगर्स हैं, जो अच्छे सिंगर्स हैं, उनको सीनियर सिंगर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाओ कि मेलों के लिए चुन के लाने हैं। हम लाते हैं चुन के, ऑडिशन करने की क्या नीड है? हम लाते हैं ना चुन के कि कैसा आर्टिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। खाली आप हो अल्लाह करने के लिए, आप क्या उनकी चॉइस के लिए जिनका म्यूज़िक से कोई मतलब ही नहीं है, उनको रिझाने में आप लगे और आप कहते हो कि प्रोग्राम बड़ा सक्सेस हो गया। सक्सेस ऐसा कि आप डीजे लगाओ, आर्टिस्ट मत बुलाओ, उससे ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा। ढोल वाले को ही खड़ा कर दो। ये म्यूज़िक के साथ गलत हो रहा है, तब आप के साथ गलत हो रहा है तो मैं तो बोलूँगा, है ना। उसमें चाहे मेरे को पर्सनली नुकसान भी होता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन शायद या सरकार भी सोचती होगी यार ये तो बंदा अगेंस्ट ही बोलता रहता है हमारे। कितना समय हो गया आपको वैसे म्यूज़िक में, हम जानना चाहेंगे? कितना समय हो गया? जी, आपको कितना समय हो गया? अब ये म्यूज़िक में तो हो गया 50 साल से ऊपर। तो 50 साल का एक्सपीरियंस है, बुरा तो लगेगा अगर म्यूज़िक के खिलाफ कुछ गलत होगा तो। अब मैं तो स्कूल टाइम से ही गाना शुरू कर दिया था ना। अभी तक का ऐसा कौन सा गाना था जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो या आपके दिल को बहुत टच करा हो, जो कि आपका हो? उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, सभी गाने मेरे दिल के करीबी हैं। वो तो होते हैं, बट फिर भी एक होता है जो कि बहुत ज़्यादा। नहीं, बसोवा बहुत अच्छा है, बसोवा बहुत अच्छा है, वो ट्रेडिशनल भी है। और साथ में मेरे कुछ गाने आए हैं, जैसे उनमें से एक गाना लोगों ने बड़ा पसंद किया, तेरियां मोहब्बतां। तो एक किसी आर्टिस्ट का कहना है कि देखो पीयूष राज अपने आप को चेंज नहीं किया, लेकिन उसी रूप में लोगों ने दोबारा एक्सेप्ट कर लिया, कम बैक एक्सेप्ट किया। तेरी मोहब्बतें के जो बोल हैं वो आपके हैं? हाँ, मेरे हैं। थोड़ा गा के बताइए, वैसे तो बहुत लंबा। तेरियां मोहब्बतां ने मारी दिता ओ, दिलड़ू ही लाया क्या कसूर किता ओ। तेरियां मोहब्बतां ने मारी दिता ओ, दिलड़ू ही लाया क्या कसूर किता ओ। और एक बोल जो इसका बड़ा अप्रिशिएट किया गया, खास करके यंग तबके में, चित जे तू आंदी ता पसीना पुंदा ओ, इश्क दा रोग कमी ना हुंदा ओ। इश्क बमारी बड़ी बुरी बिंदलो, कालज जो लगे जियां छुरी बिंदलो। तेरियां मुहब्बतां ने
मारी दिता ओ दिलड़ू ही लाया क्या कसूर किता ओ। इस गाने के जो लिरिक्स थे, जो बोल थे, उसने कहीं ना कहीं जो यंग लोग हैं, जो हमारी जनरेशन के, उनके हार्ट को टच करा है। हाँ, तो इसलिए उनको वो ये पसंद मैंने आए। लिखा ही उनको मद्देनजर रख के था। आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, किस चीज़ पर आप ज़्यादा काम करने वाले हो अपने सॉन्ग्स देखिए में? आने वाले उसमें देखिए मेरी बात सुनिए कि हिमाचल में तो खैर हिमाचल का काम तो करता ही रहूँगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, मेरा बहुत लगाव है अपनी जन्मभूमि से। तो यहाँ पे माहौल कुछ भी हो, लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अपना जो भी हम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा जो भी करते हैं वो करते रहेंगे। बाकी इसके अलावा मेरे गज़लों के भी कुछ नंबर्स वगैरह आने वाले हैं, तो गज़ल भी आने वाली है। गज़लें भी आने वाली आपके हैं। कुछ म्यूजिक थे सर जो कि शायद मूवीज़ में भी गए हैं, उनके बारे में बताना चाहोगे? हाँ, मूवीज़ में जैसे एक मूवी बनी थी चूड़ा एक प्रथा, हाँ, चूड़ा एक प्रथा। है ना। तो चूड़ा एक प्रथा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे होती ना पुरानी एक हमारे कल्चर में कुछ खामियां होती थी कि प्रथाएं होती थी, उनमें बुरी प्रथाएं। बिल्कुल। तो उसमें आपका जो ऐड हुआ था उस मूवी में, पहले ससुराल पे इल्जाम था लेकिन अब तो, पहले ससुराल पे इल्जाम था लेकिन अब तो, माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है, माँ तेरी कोख में बेटी तेरी कट जाती है, माँ तेरे कोख में। इसके अलावा किसी और मूवी में दिया आपने? किसी और मूवी में भी गाया था। वो मूवी थी थिनेस्ट लाइन। हाँ, थिनेस्ट लाइन। थिनेस्ट लाइन। वो चंबा तो म्यूजिक के हिसाब से बहुत रिच माना जाता था। हाँ, अब नहीं। अभी भी है, लेकिन अगर इस किस्म के सिंगर्स और इस किस्म के प्रोग्राम्स होते रहे तो वो था ही हो जाएगा, है भी नहीं रहेगा। है में नहीं रहेगा। और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और वो की संस्कृति का भी, वो हमारे मेरे बच्चों के बराबर ही होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, उनका दुश्मन नहीं हूँ मैं। लेकिन म्यूजिक के नाम पे हम किसी से समझौता नहीं कर सकते। म्यूजिक के नाम पे ना कोई बर्दाश्त होगा। ना, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मेरा बच्चा भी अच्छा नहीं गाएगा तो मैं उसको बोलूँगा यार तू चुप रहा है, तू कुछ और कर ले, है ना, है ना। तो भगवान की दया से मेरी बिटिया बहुत अच्छा गाती है। वो फिल्म लेवल में, मतलब फिल्मों में भी गा चुकी है और बड़े अच्छे अच्छे शोज़ करती है। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी, कि आपके नज़रिए से एक अच्छा म्यूज़िक क्या होता है? अच्छा म्यूज़िक वो होता है कि जो सबसे पहले तो शब्द अच्छे हों और आपके सुनते ही आपको ऐसे लगे कि यार जैसे कानों में मीठा सा कुछ घुल रहा है, ऐसा होता है। आजकल का म्यूज़िक रिदम पे ज़्यादा हो गया है और सुर की तरफ है नहीं। सुर अच्छे होने चाहिए, सुर अच्छे हों तो उसके साथ, जैसे आपने क्लासिकल सुना हो, है ना, तो क्लासिकल वो भी सुनने का एक टेस्ट डेवलप करने वाली बात है कि उसको सुनने का टेस्ट अगर डेवलप हो जाए तो फिर म्यूज़िक का बहुत मज़ा लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा। चलो सर, अंतिम क्वेश्चन आपसे यही रहेगा और सुझाव भी यही रहेगा कि जो भी सिंगर अब इस म्यूज़िक लाइन में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उनको क्या कुछ अपनी दिनचर्या में रखना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, और हमारा जो एंशिएंट म्यूज़िक है, कल्चर है, उसको कैसे वो बनाए रखें, ताकि अगर ये कल्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारा म्यूज़िक, हमारा फोक ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वजूद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर द सिंगर्स, नॉट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इसके बावजूद जिसके पास म्यूज़िक है ना, जिसके पास म्यूज़िक है वो एक बड़ा मतलब खुशकिस्मत माना जाता है।
इंसान, है ना। तो भगवान ने इतनी बड़ी नेमत है जो आपको बख्शी हुई है ना। तो हमारे पास कुछ भी करने को ना हो तो हम गा लेंगे, और जिसके पास कुछ भी करने को नहीं है और म्यूजिक भी नहीं आता, कुछ और काम भी नहीं आता, वो क्या करेगा? नहीं, वो तो खाली दिमाग शैतान का घर वही हो जाता है ना। तो कुछ ना कुछ करने को चाहिए। अच्छा, करने को तो और बुरी चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो अच्छा कुछ करने को चाहिए होता है इंसान को। और ख़ास करके संगीत जो है वो तो मतलब एक हमारे एक शास्त्र में कहा हुआ है कि सुरविहीन नर पशु समान, है ना। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है। खास करके गाने का अगर आपको शौक नहीं है तो सुनने का तो होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। सुनना बहुत ज़रूरी है। और हमारे हिसाब से हम जो भी परफॉर्मर हैं उसके हिसाब से आदमी फनकार हो ना हो, सुनकार होना बहुत ज़रूरी है। और जो सुनकार होता है वो फनकार से कहीं ज़्यादा बेहतर है। फर्ज करो हम कहीं पे गा रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो वो गाने का फ़ायदा क्या है। तो एक आदमी सुनकार कोई मिल जाए ना महफिल में, तो हम बोलते हैं यार कम से कम एक आदमी तो है जो सुन रहा है, ढंग से सुन रहा है। सुनने वाले भी बहुत हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि अच्छा म्यूज़िक सुनिए, जिसने भी सुनना हो अच्छा म्यूज़िक सुनिए जो कानों को सूदिंग लगे। तो आप म्यूज़िक चलो, आप किसी के साथ बात भी ना कर सके, बात भी यहाँ से मैं उमेश से बात करना चाह रहा हूँ तो मुझे चीखना पड़ रहा है, तो ऐसा म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए। वो फिर आपका दुश्मन है, आपके कानों का भी दुश्मन है, आपके दिमाग का भी दुश्मन है। तो म्यूज़िक तो हल्के हल्के से सुनने वाली चीज़ है। तो म्यूज़िक का इतना असर जो है ना वो सब पे होना चाहिए। बाकी मैंने जैसे कहा कि सरकार को स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए म्यूज़िक की, और इसके अलावा कॉलेज में तो होती है, फिर टूर्नामेंट में बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड लोग जाते हैं। तो उसके अलावा सरकार पे ही सब डिपेंड करता है ना। पुराने आर्टिस्टों को यूज़ करो, उनसे आप वर्कशॉप्स लगवाओ म्यूज़िक की। नहीं, चंबा का सिंगर किन्नौर जाके सिखा रहा है चंबा का फोक, वहाँ के बच्चे, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? वहाँ के बच्चे गुड़ की चमक भाव में गाओ गा रहे हैं, ठीक है। किन्नौर वाले सिंगर की यहाँ ड्यूटी लगाओ। ये पॉलिसी होनी चाहिए ना एक, ऐसा कुछ है ना। कुल्लू वाला सिरमौर जाके सिखा रहा है, सिरमौर वाला महासू जाके सिखा रहा है, महासू वाला लाहौल स्पीति जाके सिखा रहा है। तो इस किस्म का कुछ होगा तभी जाके ये संगीत जो है ये ऊपर आएगा। ये सारे हिमाचल के म्यूज़िक के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। मैं तो बहुत बार बात ये कर चुका हूँ, लेकिन हमारी कौन सुनेगा। उम्मीद है कि शायद कोई सुने और कुछ अच्छा हो म्यूज़िक में। हाँ, सुनेंगे तो अच्छी बात है ना। हम सबके लिए कह रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी कह रहे हैं कि इससे हमें कुछ फ़ायदा कोई है। व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं इसमें। व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, बस म्यूज़िक के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और म्यूज़िक के लिए ही बोलेंगे, नहीं तो यही है। तो ये थे हमारे साथ पीयूष राज सर, जिनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और म्यूज़िक को लेकर बहुत अच्छी चर्चा हुई। इनका कहना है कि जो म्यूज़िक है उसके साथ अगर कुछ गलत होगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना ही ये करेंगे। आप सभी लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपने इनकी बातों को ध्यान से सुना होगा और जो भी बातें इन्होंने कही उन पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर प्रशासन के कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई विधायक हमारी ये बातें सुन रहे हैं तो ज़रूर कुछ इस तरह की पॉलिसी लाई जाए। जैसे इन्होंने कहा कि चंबा के किसी सिंगर की ड्यूटी कुल्लू में लगाओ, सिरमौर में लगाओ, वहाँ की किसी सिंगर की ड्यूटी इधर लगाओ। इससे जो है कल्चर भी हमारा एक्सचेंज होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो रुचि रखते हैं म्यूज़िक में, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके, वर्कशॉप्स के ज़रिए ही ये फिर मासिक में संगीत पहुँचेगा। इसी तरीके से मास लेवल तक ये संगीत पहुंच सकता है। हमारा जो कल्चर है वो बना रह सकता है और बहुत अच्छा काम हो सकता है।
बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। आई होप कि शायद फॉलो हो, बाकी तो आप पर ही डिपेंड है। बाकी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।